डियर आईसीएसई स्टूडेंट, केमिस्ट्री के पेपर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं, आप इनको ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है द ट्रेंड इन मेटेलिक नेचर ऑफ मेटल। मेटल का तो नेचर मेटेलिक होगा ही, क्लियर है। लेकिन जब हम जाते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, यहां पर बात किया जा रहा है पीरियोडिक टेबल का, तो ये क्या हो गया? स्वाभाविक सी बात है, इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि डाउन द ग्रुप, जैसे ही ग्रुप में नीचे जाते हैं, एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्जेज इंक्रीज करते हैं। तो ये थॉट हमारे अंदर अक्सर होने चाहिए और इस तरह के लॉजिक जैसे जैसे हमारे दिमाग में रहेंगे, सही क्वेश्चंस के आंसर को अटेम्प्ट करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चंस देख लीजिए। कहता है द कलर चेंज ऑब्जर्व्ड, यानी कलर में परिवर्तन हो जा रहा है। कब? जब सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है ये टेस्टेड विथ द फॉलोइंग इंडिकेटर, किन किन इंडिकेटर के साथ होता है। तो यहां पर एक बहुत बड़ा रूल है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग लिख सकते हैं MgOH और A2 है, ए एन अल्काइलिक सॉल्यूशन है, और जब यह रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोक्सिल आयन के साथ, और इसके पास हाइड्रोक्सिल आयन खुद होते ही है, रिएक्ट क्या करेगा? मैंने गलत कर दिया। तो ऐसे में यह फेनोल्फेथेलिन को कलरलेस से पिंक की ओर टर्न कर देगा। ये मोस्ट प्रोबेबल है और यही होगा, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे ही टेस्ट किया जाता है फॉलोइंग इंडिकेटर्स के साथ, तो यही एक रिएक्शन होता है। बाकी ये तीन गलत हैं, आप इनको ध्यान में रखते हैं तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जाएगा कि कंपाउंड विच इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब यहां पर कंपाउंड की बात कर रहा है जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, यानी ये इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है। तो इसके लिए आपके पास है सीसी बात की नॉन इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड्स होते हैं, वे इवन द उसका जो सॉल्यूशन होता है वो बेहतर है। और यहाँ पर कहा गया है कि KCl है जो आप देख रहे हैं एक्वस में, या H2SO4 है, या फिर CH3COOH एक्वा है, ये सब हैं जो कि कंटेन द आयंस, ये सभी आयन रखते हैं, लेकिन यह एक आयनिक फॉर्म को नहीं बनाता है। इसके कारण से यह नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है। बाकी सारे आयनिक फॉर्म को बना देंगे, इसलिए इनको आप रिजेक्ट कर दीजिए आंसर में। फिर अब एक क्वेश्चन है, ट्वाइस द वेपर डेंसिटी गिव्स। वेपर डेंसिटी दुगना कैसे हो जाएगा? यह मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। आप मॉलिक्यूलर मास देखेंगे ना, तो मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। सीधी सी बात है, एक्सप्लेनेशन आपके पास दिमाग में आना चाहिए कि जो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होता है किसी भी गैस का, यहाँ पर वेपर की बात की जा रही है और डेंसिटी की, मतलब कि एक गैस यहाँ पर कोई ना कोई प्रेजेंट है, तो उसमें ये ट्वाइस होगा इसके वेपर डेंसिटी का, यानी वेपर डेंसिटी का दोगुना होता है। तो ये तो एक फॉर्म हम लोग एक फैक्ट नहीं पढ़ चुके हैं, तो इसलिए हमारे पास मॉलिक्यूलर मास एक सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। लोन पेयर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन एटम की बात करता है। तो नाइट्रोजन एटम में कितने हो सकते हैं? 5 हो सकते हैं इसके पास। तो ऐसे में जैसे ही हम लोग नाइट्रोजन एटम को बनाएंगे तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की, कितने की जरूरत पड़ेगी? यहाँ पर आप अच्छी तरह से इस स्ट्रक्चर को देख लीजिए, यानी कि 3n बॉन्ड होगा और H बॉन्ड होगा प्लस 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, यानी कि A1 आंसर सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एलिमेंट्स विथ सिमिलर वैलेंस शेल। वैलेंस शेल उसके सिमिलर होंगे और कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में सिमिलर वैलेंस शेल के कॉन्फ़िगरेशन है तो उनको सेम ग्रुप में रखा जाएगा। यही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेनरी मोसले ने जो अरेंज किया है उसमें साफ साफ बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है, तो यहाँ पर जो इसके वैलेंस शेल भी होंगे इन अ पर्टिकुलर ग्रुप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल विल ऑलवेज रिमेन सेम। इस बात को ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। द गैस लिबरेटेड, मतलब गैस लिबरेट कर रहा है, रिलीज कर रहा है, ए काइंड ऑफ, उसको लिबरेट और रिलीज में थोड़ा सा अंतर होता है। जब सोडियम सल्फाइड को हम लोग रिएक्ट करवाते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, जरा सा इसको हम लोग करके देख लेते हैं कि ये किस तरह से है, ठीक है। तो इसको जब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे H2SO4 से, तो हमारे पास सीधी सी बात है कि हमारा क्या क्या बन रहा है, आप खुद बताइए। यहाँ पर सल्फर ऑक्साइड बना देगा, सीधी सी बात है कि सल्फर का ऑक्साइड
NaSO4 बना देगा, फिर आपका SO क्रिएट कर देता है, फिर इस अभी मैं केमिकल को बैलेंस नहीं कर रहा हूं, और हाइड्रोजन ये मतलब वाटर को रिलीज करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड को बना दे, सोडियम डाइऑक्साइड नहीं, गलत हो गया, ये ऑप्शन सल्फर डाइऑक्साइड सही है। थिकनेस ऑफ मेटल कोटिंग ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग डिपेंड्स ऑन, अब देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा जब किसी भी मेटल पर आप उसको कोटिंग करते हैं तो मेटल कोटिंग किया जाता है, तो ये किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है। आपके पास नियरली लगेंगे कि ये चारों ऑप्शन सही है, सही होने भी चाहिए, लेकिन एक अच्छी तरह से देखेंगे तो ड्यूरेशन ऑफ करंट पासेज इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, लो करंट इसकी ज़रूरत आपके पास हो सकती है, लेकिन हायर करंट कॉजेज द अनइवन डिपोजिशन ऑफ मेटल्स, मेटल का अनइवन डिपोजिशन होगा, लेकिन यहाँ पर कह रहा है थिकनेस ऑफ मेटल कोटिंग डिपेंड्स ऑन, और इसके लिए लो करंट इनिशिएट्स ऑफ थिक यूनिफॉर्म डिपोजिशन, और लो करंट होगा तो थिक यूनिफॉर्म डिपोजिशन होगा। कुछ लोग नेचर ऑफ कैथोड को भी कह देंगे, लेकिन वह माइनर क्वालिटी है, तो यहां पर आप बी ऑप्शन को लगा दीजिए, अच्छी तरह से आपके सही होने हैं। फिर अब आयनिक क्वेश्चंस चले आ रहे हैं कि आयनिक बॉन्डिंग इज सीन, मीथेन CH4 नहीं होगा, फिर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में भी आयन का बॉन्ड नहीं होता है, अमोनिया इसमें भी आपके पास नहीं होगे, लेकिन सोडियम में अभी हमने ऊपर के क्वेश्चंस को डील किया था कि सोडियम है ऑक्साइड में फॉर्मेशन हुआ है, तो सोडियम ऑक्साइड, सोडियम एलिमेंट मेटेलिक होता है इन नेचर, और मेटेलिक एटम कैन लूज इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर आयन के बनने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, इनको ध्यान रखते हैं। फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से C6H12O6, परहैप्स ये ग्लूकोज का है, एंड द इंपिरिकल फॉर्मूला इज CH2O, तो इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर कंपाउंड का इंपिरिकल फॉर्मूला है तो वैल्यू ऑफ N निकालना है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है किसी भी कंपाउंड का वो N इंटू इंपिरिकल फॉर्मूला होता है, यानी कि आप देखेंगे 6 इंटू, अच्छी तरह से देख लेंगे CH2O, अगर ए करते हैं तो हमारे पास AC6 हो जाएगा, H12 हो जाएगा, O6 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमारे जो आंसर हैं ये सही हो जाएंगे। तो ध्यान रखने हैं कि इस तरह से फॉर्मूले को भी याद रखना, ये फॉर्मूला 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर कहता है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन वैलेंस सेल, वैलेंस सेल में जैसे ही इलेक्ट्रॉन को आप ऐड कीजिएगा, एनर्जी है जो कि रिलीज कर देगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि इलेक्ट्रॉन जाता है तो वहां पर वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं किसी भी एटम में, वैलेंस सेल की बात नहीं कर, किसी भी एटम में, तो एनर्जी रिलीज करेगा, और इसको हम लोग जानते हैं एफिनिटी के नाम से, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी ही है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से हैं, तो जब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की आप और हम बात करेंगे तो ये तो सारे हैं, जैसे कि सोडियम है, ब्रोमीन है, एल्युमिनियम है, फ्लोरीन है, तो यहाँ पर सीधी सीधी बात है कि फ्लोरीन रिएक्टिविटी सीरीज है वहाँ पर होगा, क्योंकि पूरे पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप जैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जाएंगे तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा, और इसी कारण से मैंने फ्लोरीन को टिक किया है, बाकी सारे डाउन द ग्रुप में नहीं है। द बॉन्ड ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, अब कार्बन टेट्राक्लोराइड है वो किस तरह का बॉन्ड बनाता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, और आप इसको देख के ये बता दीजिए कि सिंगल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड है तो इसके हमारे पास टेट्रा है, मोनोडाई ट्राई ट्रेटा, तो टेट्रा है, तो ऐसे में ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि द टाइप ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को जैसे ही हम लोग देखेंगे तो ये किस तरह का बॉन्ड बना रहा है, आप खुद देख लीजिए 1 2 और 3, तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन, हमेशा याद रखने हैं इस तरह के स्ट्रक्चर को लेकर। क्वेश्चन नंबर 15 है अ कंपाउंड विथ इंपिरिकल फार्मूला XY है, अब देखिए मोलिकुलर फार्मूला इक्वल्स N इंटू इंपिरिकल फार्मूला है, तो यहाँ पर कहता है कि हैज वेपर डेंसिटी, किसी गैस का है, ये इक्वल है इसके इंपिरिकल फार्मूला वेट के, तो अब हम लोग देख लेंगे कि मोलिकुलर फार्मूला 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है, मोलिकुलर फार्मूला इसी तरह से होगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अब इस हिसाब से हमारे पास और इंपिरिकल फार्मूला यहाँ पर कह रहा है कि इंपिरिकल फार्मूला है और इक्वल है वेपर डेंसिटी के, यानी कि ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल्स है, तो इसका मतलब हो गया कि n इक्वल्स 2 हो गया, तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या निकल जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल जाएगा 2 इक्वल टू एक्स और वाई
2 के, यानी कि 2x हो जाएगा और x पर 2 और y पर 4 हो जाएगा। तो x टू दी 4 और y पर 4 यहाँ पर a होता है। फार्मूला से हम लोग इस तरह से ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चंस कहता है कि एक स्टेटमेंट है और वो डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर के लिए यह स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स इज एसिडिफाइड, ये तो होता है भैया, ये तो हम जानते हैं। कैथोड इज अ थिकर, अब यहाँ पर कह रहा है कि कैथोड इज अ थिन स्ट्रिप ऑफ इम्प्योर कॉपर होता है। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि कैथोड थिन स्ट्रिप ऑफ इम्प्योर कॉपर हो सकता है। एनोड डिजोल्व इन इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स में एनोड डिजोल्व हो जाता है। ये भी हमारे पास उस तरह से दिमाग में नहीं आता है कि ये मतलब कि डज नॉट होल्ड द ट्रू, ये गलत है। लेकिन एनोड गेट थिकर, एनोड कभी भी थिकर नहीं होता है। ये एकदम ब्लंडर टाइप का दिख रहा है, तो ये ऑप्शन से याद रखने। कई बार नोट करके आएगा क्वेश्चंस और उसमें जो आंसर आप निकालेंगे वो बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि जब ऑब्जर्वेशन होता है कि अमोनियम क्लोराइड है रिएक्ट करेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो सिंपल सी बात है कि अमोनियम क्लोराइड जैसे ही रिएक्ट करेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो KCl का फॉर्मेशन होगा, फिर वाटर रिलीज होगा और नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस है, ये आपके निकल जाएंगे। तो ऐसे में आप देखेंगे कि एक कलरलेस गैस है, हाइड्रोजन एक, सॉरी यहाँ पर मैंने कर दिया, तो ये एक कलरलेस गैस है जो कि रिलीज होगा विच टर्न मॉइस्ट रेड लिटमस इनटू ब्लू, क्योंकि अमोनियम गैस है जो कि हमेशा से एक कलरलेस गैस होता है और ये पोगनेंट स्मॉल व्हेन टर्न्स द मॉइस्ट लिटमस इनटू रेड। तो याद रखना है कि अमोनियम गैस जिस तरह से रिलीज होगा ना यहाँ पर, वो ध्यान में रखने वाली बात होती है और इसके आधार पर हम लोग भी कैरेक्टर को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। फिर यहाँ पर क्वेश्चन है द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड, प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड हो गया और उसके कलर की बात कर रहा है। फेरस आयन है जो रिएक्ट करता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ जैसे ही फेरस आपके पास रिएक्ट करेगा तो ये हम लोग रिएक्शन बनाएंगे। अब मैं ये बैलेंस इसको नहीं कर रहा हूं, तो उस कंडीशन में फेरस ऑक्साइड के बाद है कि अमोनियम सल्फेट निकलेगा और ये पूरी तरह से डर्टी होता है। क्योंकि फेरस प्रेजेंट है और अमोनियम प्रेजेंट है तो दोनों के कारण डर्ट क्रिएट होता है। कलर के बारे में तो पता नहीं क्योंकि ये है जो कि लेबोरेटरी में ही पता चल पाएंगे। तो इस कंडीशन में इसको आप मान लीजिए कि यही सही है और बाकी तीनों गलत है क्योंकि इनमें डर्ट नहीं आया, गंदगी की बात नहीं की गई है। अब है ड्यूरिंग आयोनाइजेशन मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो मेटल जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसको ऑक्सीडेशन कहेंगे, कंप्लीटली मान लीजिए। फिर ऑक्साइड ऑफ अ मेटल, किसी भी मेटल का ऑक्साइड है तो मेटल का ऑक्साइड जैसे ही रिएक्ट करेगा बोथ एसिड और अल्कैली के साथ तो वो फॉर्म करेगा सॉल्ट एंड वाटर। ध्यान रखना है कि मेटल का ऑक्साइड है जैसे ही रिएक्ट करता है एसिड एंड अल्काइली के साथ यानी बेस के साथ और वो फॉर्म करेगा सॉल्ट एंड वाटर। तो इसमें फेटरिक जो ऑक्साइड्स हैं इसके नेचर क्लियर होते हैं और इसके लिए आपके पास एल्युमिनियम ऑक्साइड ही सबसे बेहतर माना जाता है। अब है द प्रॉपर्टी विच डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट, लाइफ लिखे हुए है LEFT, लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल। तो ये जो लेफ्ट टू राइट का है अक्रॉस द पीरियोडिक या पीरियड, न्यूक्लियस फुल इंक्रीज कंप्लीटली इंक्रीज करता है विथ एटॉमिक नंबर, इसलिए ये मेटलिक कैरेक्टर हो जाएंगे, उसमें कोई डाउट आपको नहीं करने हैं। अब जैसे 22 है, 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर जब ग्रुप और द पीरियड एंड ग्रुप ऑफ B5 बताने हैं तो सिंपल सी बात है कि B5 9 का पीरियड ग्रुप बताना है यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 3 है। तो ऐसे में ये जो बिलोंग टू ग्रुप 2 हो जाएगा और पीरियड 3 हो जाने हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन ए सही है। देखिए एकदम आसान तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं और ये आपकी काबिलियत होनी चाहिए। सेलेक्ट द आयन दैट वुड गेट सेलेक्टिवली डिस्चार्ज फ्रॉम एक्वियनस मिक्सचर ऑफ आयन, बताया गया है कि ये सेलेक्टिवली डिस्चार्ज करेगा एक्वियस मिक्सचर ऑफ आयन से। तो जैसे ही हम डिस्चार्ज की बात करते हैं तो एक रूल आता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल्स जो सीरीज होते हैं अमोनिया के उसमें OH
यहाँ पर -1 होते हैं, उसके में ये तमाम तरह के प्रॉपर्टीज या इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं टेंडेंसी एट द एनोड के कंसिडरेशन में, इसलिए आप इसको ऑप्शन में सही टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है कि हाइड्रोनियम आयन इज फॉर्म्ड व्हेन अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल के बारे में कर कंबाइन विथ, वो किसके साथ करता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक रूल बता दूं कि मॉलिक्यूल्स किसी भी वाटर का कंबाइन करेगा जब प्रोटॉन H से, हाइड्रोजन के प्रोटॉन से, तो वो हाइड्रोनियम आयन देगा, और हाइड्रोनियम आयन देने के लिए प्रोटॉन का होना बड़ा जरूरी है। या इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से वेग होते हैं, ध्यान रखने हैं। और इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर करना पसंद किया कि द कंडीशन दैट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू इलेक्ट्रोप्लेटिंग विथ निकल, निकल के साथ इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे तो उस कंडीशन में एनोड है जो मेड होता है इम्प्योर, एनोड इम्प्योर हो जाएगा, और निकल इम्प्योर निकल प्लेट के साथ इम्प्योर निकल प्लेट्स। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन बी लगा देंगे। मेरे विचार से जो मेरी समझ में आई तो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना याद